पेंडुलम की केस में हमने ये एम्पलीट्यूड देखा और ये डिस्प्लेसमेंट देखा। अब ये मास जो स्प्रिंग भी तो एसएचएम ही को परफॉर्म कर रही है, यानी वाइब्रेटरी मोशन हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट होगा और एम्पलीट्यूड होगा। वो कैसे होता है उसको समझते हैं। ये मीन पोजीशन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ये यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है ये बॉडी, ठीक है। तो हम यहाँ से लेके ये यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद बॉडी वापस रिटर्न हो जाती है, तो ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करी है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। ये एम्पलीट्यूड इस साइड पर भी हो सकता है, ये फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये भी हमारा एम्पलीट्यूड ही होगा। जिस तरह मैं पेंडुलम के केस में देखा था कि अगर हम डिस्टेंस लेंगे इस मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन ना हो, एक्सट्रीम से थोड़ा सा इस तरफ हो, तो फिर ये जो हमारे पास डिस्टेंस बनेगा इसको सिर्फ हम डिस्प्लेसमेंट ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम कहाँ बनेगा, जब हम यहां तक पहुंचेंगे, ठीक। ये बिल्कुल इस साइड पर भी इस तरह है कि यहां से लेकर यहां तक का अगर हम डिस्टेंस काउंट करते हैं तो ये सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही होगा, ये एम्पलीट्यूड नहीं है। फिर वही बात कि ये एक्सट्रीम तक नहीं पहुंचा है। क्लियर? अच्छा गाइस, ट्रांसवर्स वेव अगर हमारे पास हो तो उस केस में एम्पलीट्यूड को हम कैसे काउंट करते हैं। ये अगर हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है तो इसमें एम्पलीट्यूड ये वाला होगा, ये पॉइंट, यानी ये पार्टिकल यहां था, रस्सी है, वो इतना ऊपर गया कि ये इसका पीक पहुंचा, पीक यानी आखिरी पॉइंट, इससे ज्यादा ऊपर ये गया ही नहीं। तो फिर हम मेन पोजीशन से लेकर इस पीक पॉइंट तक का जो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, ये सारा हम लोग एम्पलीट्यूड में काउंट करते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव में ये वाला एम्पलीट्यूड होगा। और इसी तरह ट्रप के केस में भी ये ऐसे, ये एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये हमारा एम्पलीट्यूड इस तरह हम काउंट करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं कि ये मेन पोजीशन से रस्सी यहां पड़ी थी, अब ये पार्टिकल यहां पहुंचा है, तो ये वाला ये क्या होगा, ये हमारे पास सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही होगा। जिस तरह हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था ना कि ये एक्सट्रीम पोजीशन से थोड़ा इस तरफ है या इस तरफ है या इस तरफ है, तो वो डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर पीक पॉइंट से नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं, तो फिर ये नॉर्मल पोजीशन से इस पॉइंट तक का जितने भी डिस्टेंसेस आएंगे, ये सारे क्या होंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जो हम पीक पर पहुंचेंगे, पीक पॉइंट तक का जो हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो मैक्सिमम होगा, वो हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। और इसको ए से डिनोट करते हैं ट्रांसवर्स केस के, ठीक है। ट्रांसवर्स में इसको ए से डिनोट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी असल में क्या चीज है, हम सपोज करते हैं हमारे पास एक सोर्स है जो वेव को जनरेट कर रहे हैं, यानी वेव को निकाल रहे हैं, ठीक। उस सोर्स से हम नोट करते हैं कि इस पॉइंट से कुछ वेव्स निकल रही हैं, ऐसे हम काउंट करते हैं कि कितने वेव्स निकल रहे हैं। गाइस, वेव्स क्या चीज है, एक क्रस्ट और ट्रप मिलकर एक वेव बनाती है, यानी ये हमारे पास एक वेव है, ये एक क्रस्ट है और ये ट्रप है। एक क्रस्ट एक ट्रप मिलकर वन वेव बनाती है, ठीक है गाइस। वन वेव क्या चीज है, द कॉम्बिनेशन ऑफ अ क्रस्ट एंड ट्रप, इट इज नोन एज वन वेव। तो ये वन वेव है। अब फ्रीक्वेंसी के लिए हम नंबर ऑफ वेव को देखेंगे, ठीक है, फॉर टाइम, ठीक है। अगर हम यूनिट टाइम लेते हैं यानी 1 सेकेंड के लिए देखते हैं, हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि ये सोर्स है, ये वेव निकाल रही है, ऐसे आगे की तरफ जा रही है, तो हम देखेंगे कि ये कितने वेव बन रही है। गाइस देखिए, ये हमारे पास वन वेव बना, वन क्रस्ट वन ट्रप, ठीक।
और ये दूसरा वेव बना और ये तीसरा वेव बना। हम टाइम को भी नोट करते हैं गाइस। सपोज टाइम जो है वो 1 सेकेंड गुजरा है। 1 सेकेंड में इस सोर्स से निकलने वाले वेव की तादाद जो है वो 3 है। अब हम दूसरा सोर्स लेते हैं। उस सोर्स में इस सोर्स से जो वेव निकल रही है वो भी 1 सेकेंड के लिए हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, नोट करेंगे। सपोज इसका टाइम भी जो है वो 1 सेकेंड है, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 वेव यहां तक, फिर ये दूसरा वेव, फिर ये तीसरा वेव और ये चौथा वेव, यानी 1 सेकेंड में इस सोर्स से निकलने वाले वेव की तादाद कितनी है? 4। तो हम कह सकते हैं गाइस कि इस सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 हर्ट्ज है और इस सोर्स का फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 हर्ट्ज है। हर्ट्ज असल में फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। ये साइंटिस्ट के नाम से मंसूब किया गया है। उस साइंटिस्ट ने फ्रीक्वेंसी पर काम किया था, लिहाजा उसने यूनिट अपने नाम से रखा है। तो हम भी पाबंद है इंटरनेशनली तौर पर किसको हर्ट्ज ही कहेंगे। हम कहेंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस सोर्स की वो 3 हर्ट्ज है, ठीक। 3 हर्ट्ज से मुराद क्या है कि ये 1 सेकेंड में 3 वेव निकालती है, ये जो सोर्स है, ठीक है। वेव पैदा करने वाली एक मशीन है। इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी असल में क्या चीज है, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं एक सेंटेंस में बहुत आसान है कि द नंबर ऑफ वेव्स which is made by a source in 1 second या यूनिट टाइम, it is known as frequency, ठीक है। यानी एक सोर्स 1 सेकेंड के लिए जितनी वेव निकालती है हम उनके नंबर को काउंट करेंगे और वही नंबर उसका फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो आम मशीन होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक रखी जाती है, ठीक है। जो आम मशीन होते हैं ये 50 से 60 हर्ट्ज उनकी फ्रीक्वेंसी को रखा जाता है। जो जनरेटर होता है जो बिजली को प्रोड्यूस करती है तो उनकी भी फ्रीक्वेंसी इसी रेंज में ही होती है। अब देखो 50 या 60 हर्ट्ज से क्या मुराद है। अगर हम 50 हर्ट्ज सपोज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि 1 सेकेंड में वो जो सोर्स है, जो मशीन है, वो कितने वेव निकाल रही है? 50 वेव्स निकाल रही है, 50 नंबर ऑफ वेव्स को निकाल रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। सपोज अगर हम बात करते हैं कि एक मशीन है उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब ये है कि वो 1 सेकेंड में 100 नंबर ऑफ वेव्स को निकालती है। एक वेव कितना होता है आपको बता दिया, क्रस्ट और ट्रफ का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम कहते हैं कि एक सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1000 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब ये है कि वो 1 सेकेंड में 1000 नंबर ऑफ वेव्स को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी मशीन है हमारे साथ, वो होते हैं। जितना फिजिक्स आप आगे पढ़ोगे इंशाल्लाह ये आपको पता चलता जाएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो पर सेकेंड होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। अब टाइम का यूनिट जहां भी हो वो सेकंड होता है, तो 1/सेकंड लिखेंगे। सेकंड को इस डिवीजन से ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस आएगा। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो पर सेकंड होता है, ठीक है। अब यहां पर हर्ट्ज लिखा है और यहां पर मैंने पर सेकंड की बात की या फी सेकंड की बात की। असल में दोनों का ही एक ही मतलब होता है, ठीक है। 1 सेकंड के लिए हम फ्रीक्वेंसी को बेसिकली देखते हैं और इसको डिफाइन किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म हमारा है टाइम पीरियड का। ये भी बहुत आसान है गाइस, आप फोकस कीजिए, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपको। टाइम पीरियड क्या होता है? देखो, एक पीरियड का टाइम होता है, नाम से जाहिर है, ठीक। अगर हम वाइब्रेटिंग बॉडी की बात करते हैं तो वाइब्रेटरी बॉडी में क्या होता है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मास लगाती है। जिस तरह इसके लिए सपोज मैं पिर पेंडुलम का इस्तेमाल करूंगा, इससे बच्चों को ज़्यादा समझ आता है।
इसलिए मैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हमारे पास ऐसे आएगा। अब जब पेंडुलम यहाँ से मूव करेगा यहाँ तक और फिर यहाँ तक पहुँचेगा और फिर ये अपना हरकत दोबारा यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू रखेगा। गाइस ये वन वाइब्रेशन है, यहाँ से मोशन स्टार्ट हो गई यहाँ तक और फिर यहाँ से दोबारा यहाँ तक। हम कहते हैं कि इसने वन वाइब्रेशन कंप्लीट की या वन साइकिल मुकम्मल किया। अब वन साइकिल या वन वाइब्रेशन मुकम्मल करने में इस मास को, इस बॉडी को जितना टाइम लगा है इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। दिस इज टाइम पीरियड, बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, जहां से गया था वापस से उसी पॉइंट पर पहुंचा, वन वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, वन साइकिल मुकम्मल हुआ। अब वन साइकिल या वन वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जितना टाइम सर्फ हुआ वो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड कहलाता है। सपोज अगर ये यहां से मूव करता है और होते हुए यहां तक आता है, ये 1 सेकेंड लेता है, तो हम कहेंगे कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकेंड हुआ इसका पेंडुलम, इस पेंडुलम का। अच्छा, टाइम पीरियड तब्दील होते रहते हैं और टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास इसके फार्मूले होते हैं। मास अटैच टू स्प्रिंग का भी फार्मूला होगा और जो पेंडुलम है इसका भी फार्मूला होता है। उससे हम किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं, यानी वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में उस पेंडुलम को कितना टाइम लगता है वो हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं और उसको इस छोटे से फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। दैट इज T इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन G और इसका स्क्वायर रूट। ये एक छोटा फार्मूला है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और आप लोगों को आनी चाहिए गाइस, वो क्या है कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो चेंज क्यों होता है। क्या अगर यहां पर हम 2 ग्राम का मास लगाते हैं, उसका टाइम पीरियड नोट करते हैं, उसके बाद इस मास को खोल के हम 5 ग्राम का मास लगाएं, अगर उसका भी एक वाइब्रेशन देखते हैं तो क्या इसके टाइम पीरियड में कुछ फर्क होगा? जवाब है नो। क्यों? क्योंकि पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर वो किस चीज पे डिपेंड करता है? हम इसके फार्मूले को देखेंगे। फार्मूले में क्या चीज है? लेंथ। लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है? यहां से लेकर यहां तक, ये इसका लेंथ होगा। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम अगर हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो उससे पेंडुलम के टाइम पीरियड पर असर होगा। अगर एक पेंडुलम है उसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है और एक दूसरा पेंडुलम है और उसका जो लेंथ है सपोज वो 3 सेंटीमीटर है, मास भले सेम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पेंडुलम के टाइम पीरियड का मास से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ग्रेविटी इफेक्ट करती है। हाँ, अगर हम जमीन पर पेंडुलम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज कोई बंदा वो जो है मार्स पर या दूसरे प्लेनेट पर या मून पर जाकर पेंडुलम को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ग्रेविटी तो जाहिर सी बात है चेंज होगी। ग्रेविटी के चेंज होने से भी टाइम पीरियड इफेक्ट हो सकता है। बहरहाल हम जमीन पर है तो जमीन पर ही बात करेंगे। जमीन पर हम कहते हैं कि ये तो कांस्टेंट है, तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाए, जी सेम ही रहेगा तकरीबन। और लेंथ जो है, लेंथ हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहे इसी कमरे में ही 4-5 पेंडुलम को बना सकते हैं सिर्फ उसके लेंथ को चेंज करके। तो लेंथ के चेंज होने से पेंडुलम का टाइम पीरियड भी चेंज होगा। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड दोनों में फर्क होगा। क्यों? क्योंकि इनके लेंथ में फर्क है। दोबारा डिफाइन करता हूं कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और साइकिल फॉर अ बॉडी which executes SHM, it is known as time period of that body। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और बात, स्प्रिंग के केस में, स्प्रिंग के केस में फिर फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा 2 पाई M अपॉन K, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा होगा स्पीड ऑफ वेव। गाइस, स्पीड ऑफ वेव पर जाने से पहले क्या आप बता सकते हैं कि टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है। टाइम है तो टाइम का यूनिट तो सेकंड होता है, तो टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो
सेकेंड होता है। नेक्स्ट हमारा है स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव, एक वेव की स्पीड को कैसे काउंट किया जाता है? चले वेव की स्पीड को छोड़ो, हमने 9th क्लास में ऐसे स्पीड को डिफाइन किया था, ठीक है। वेव की बात नहीं कर रहे थे वहां पे, हमने कहा था कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, इट इज नोन एज स्पीड। यानी एक जिस्म जो हरकत कर रही है वो एक खास टाइम में कितना फासला कवर कर रही है, तो हमने कहा ये उसका स्पीड है। बिल्कुल यही बात ये इधर भी करेंगे। डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस इस बात पर है कि जो वेव है वो जब डिस्टेंस कवर कर रही होती है वो वेवलेंथ की शक्ल में होती है, ठीक है। तो वेवलेंथ की शक्ल में है तो फिर हम उसको वेवलेंथ कहेंगे। ये डिस्टेंस s है, फिर इसको हम वेवलेंथ लेंगे। और ये टाइम है, टाइम कॉमन टाइम नहीं लेंगे बल्कि टाइम पीरियड की बात करेंगे, क्योंकि अब वाइब्रेटिंग जिस्म एक टाइम पीरियड के तहत काम करता है तो हम उसके टाइम पीरियड का टाइम लेंगे। दिस इज स्पीड ऑफ वेव। इससे एक छोटा सा रिलेशन भी बन जाता है कि रिलेशन अमंग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पीरियड, और वो भी आप लोगों का छोटा सा टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर हम स्पीड को v से डिनोट कर लें और यहाँ पर हम कुछ रिप्लेसमेंट करते हैं कि ये डिस्टेंस है। अब जब हम वेव की बात करते हैं, ठीक है, क्या वाइब्रेटिंग बॉडी की बात करते हैं, तो फिर ये लेमडा आ जाएगा। s की जगह पर लेमडा, डिस्टेंस की जगह पर हम लेमडा, और जो स्मॉल t है उसको कैपिटल T लिखेंगे। कैपिटल T मींस टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटरी बॉडी, ठीक है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड होगा। अब यहाँ पर हम s को लेमडा लिखेंगे और स्मॉल t को कैपिटल T लिखेंगे, ठीक। गाइस एक और चीज भी आप लोगों को आनी चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ये छोटा रिलेशन है, इक्वेशन है। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 1/T मल्टीप्लाई बाई लेमडा, तो मैथमेटिक्स के रूल से मेरे ख्याल में इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो हमारे पास चीज है इसको हम f से रिप्लेस करते हैं। v इज इक्वल टू इसकी जगह पर f लिखेंगे तो ये लेमडा आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का एक रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट है फेज। फेज असल में क्या होता है? ये एक एंगल होता है, ठीक। फेज असल में एक एंगल होता है, थीटा। गाइस आप जानते हैं कि जब कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है तो उसका मीन पोजीशन से जब वो एक्सट्रीम पोजीशन तक जाती है तो हर एक पॉइंट पर उसकी मुख्तलिफ पोजीशन होती है, ठीक है। अब ये पोजीशन चेंज होते हुए फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच जाता है जो एक स्पेसिफिक पोजीशन है, ठीक। डायग्राम से इसको समझते हैं। ये गाइस ये जब यहां से मूव करना स्टार्ट करता है तो हर एक पॉइंट से गुजरता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ये हर एक पॉइंट से गुजरता है, ठीक। हर एक पॉइंट पर इस मास की या इस बॉब की मुख्तलिफ पोजीशन होती है, पोजीशन चेंज होती जाती है। जाहिर सी बात है जब पोजीशन चेंज होगा तो ये मोशन में होगा। अब अगर बॉल यहाँ पर है तो इसकी एक पोजीशन है, बॉल यहाँ पर है तो दूसरा पोजीशन है, यहाँ पर है तो तीसरा पोजीशन है, और आखिर में एक स्पेसिफिक पोजीशन बन जाता है जिसको मैक्सिमम पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है। हर एक पोजीशन पर इसका एक एंगल होता है। देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक है तो ये वाला एंगल बनता है थीटा, कुछ होगा जो भी होगा 10 डिग्री समझे, 9 डिग्री समझे। अगर ये बॉल यहां पर है तो फिर इसका एंगल ये नहीं होगा बल्कि ये होगा, इससे कम होगा। अगर ये बॉल यहां पर है तो फिर इसका एंगल ये होगा, ना ये है ना ये है, ठीक है, जो इस दो रो से कम होगा। तो असल में यही एंगल फेज कहलाता है, ठीक। और ये फेज क्यों लेते हैं? किसी भी वक्त अगर हम किसी वाइब्रेटरी बॉडी का पोजीशन मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फेज की मदद लेनी पड़ती है।
हम किस एंगल पर देखना चाहते हैं। ठीक, अगर सपोज फर्ज कर लेते हैं कि यहां से हरकत करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन तक जब कोई बॉडी पहुंचता है वो 10 सेकंड लेता है सपोज, और अगर मैं ये सवाल करूं आपसे कि जब वो यहां नहीं पहुंचा है बल्कि इस पॉइंट पर पहुंचता है तब वो कितना टाइम लेगा, तो वो टाइम हमें इस फेज से पता चलेगा। ठीक है, हम देखेंगे कि इस पोजीशन पर इसका फेज क्या था, इस फेज से हमें उसके टाइम का पता चल जाएगा। तो फेज असल में क्या चीज है, ये बहुत इजी है, ये असल में एंगल होता है। कोई भी जिस्म जो वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो तो किसी भी वक्त अगर हम उसका पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए फेज लेना लाजमी होता है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो वेव फ्रंट का है। वेव फ्रंट असल में क्या चीज होता है। वेव फ्रंट देखिए, wave front is a surface which contains all the particles which are in the same phase and having the same distance from the source। आइए इसे समझते हैं। यानी एक सरफेस होगा, सपोज कुछ वेव्स हैं, ये ऐसे चलते हैं, ये वेव्स हैं, और कुछ और वेव्स आ रहे हैं, इसके साथ हम एक और वेव लेते हैं, ये वाला ऐसे लेते हैं, इसके साथ चल रहा है वेव, और एक तीसरा सोर्स है वो भी इसी तरह के कुछ वेव्स जनरेट कर रहे हैं, वो भी इसी के ऊपर आ रहे हैं। अब देखिए हर एक वेव के लिए पार्टिकल जो है वो अलग अलग होंगे। ये जो खाली वेव बन रही है इसका पार्टिकल अलग है, जो सुर्ख कलर के वेव नजर आ रहे हैं इसके अलग पार्टिकल हैं, और जो ग्रीन कलर की आपको वेव नजर आ रही है इसके अलग पार्टिकल हैं। लेकिन इनमें एक सिमिलरिटी है, वो सिमिलरिटी इनके फेस की है। देखिए अगर ये ब्लैक कलर का जो वेव है इसके जितने पार्टिकल है वो सारे क्रस्ट बना रहे हैं। हम देखते हैं रेड कलर की जो वेव है वो भी असल में क्रस्ट बना रहे हैं, जो ग्रीन कलर के वो भी असल में क्रस्ट ही बना रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पोजीशन पर, इस वक्त पर तीनों वेव के जितने पार्टिकल हैं वो सेम इन फेज हैं, सेम इन फेज है, यानी सबका एंगल एक ही है। अब देखिए अगर हम तीनों को साथ में कर ले, डायग्राम से आपको इधर उधर नजर आएगा, असल में एक ही लाइन में है। मैंने थोड़ा बहुत इसलिए आप लोगों को इधर उधर ड्रा करके दिखाया ताकि आप लोगों की नजर आ जाए कि ये ग्रीन अलग है और ये अलग है, ये अलग वेव है। ठीक है, तो ये असल में तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी एक है तो एक ही तरह के वेव बनेंगे। जिस वक्त इस ब्लैक कलर की वेव की ये वाली पॉइंट पीक पर है उसी वक्त रेड का भी इसी पीक पर होगा और ग्रीन कलर के वेव का भी पीक पर ही होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो पार्टिकल है तीनों वेव के वो एक ही वक्त में सेम फेज पर है, सेम पोजीशन पर है, सेम हालत में है। इसी तरह हम ट्रफ के केस में देख सकते हैं, फिर क्रस्ट के केस में, फिर ट्रफ के केस में। और अगर हम चाहे, अगर हम डिटेल से और देखना चाहें तो हर एक पॉइंट पर तीनों वेव के जितने पार्टिकल होते हैं वो सेम इन फेज होते हैं। तो ये एक सरफेस बना लेते हैं, एक सरफेस भी बन जाती है इनकी, और लाइन भी हो सकता है। ठीक, एक लाइन भी हो सकता है। इन लाइन पर जितने भी पार्टिकल होते हैं वेव्स के, अगर ये हम मैकेनिकल वेव कंसीडर करते हैं, लाइट के केस में भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में भी होता है। बहरहाल हम जमीन पर इसी को ही आपके लेवल पर समझ सकते हैं। तो जितने भी पार्टिकल होते हैं एक लाइन पर होते हैं, और इस लाइन पर जो पोजीशन इस पार्टिकल की है वही कंडीशन इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है और इसकी भी है। ठीक है, यानी देखते हैं कि क्रस्ट पीक पर जो पार्टिकल है दूसरे वेव का भी पीक पर है, तीसरे का भी पीक पर है, तो सारे सेम कंडीशन में है। और ये एक लाइन में भी हो सकता है,
इसी तरह एक एरिया हो सकती है, कर्व एरिया। इधर भी पार्टिकल जो है वो सारे हाईली प्रेशराइज्ड हैं, सबकी कंडीशन एक है, तो हम कह सकते हैं ये एक कर्व वेव फ्रंट है। अब ये एक स्ट्रेट प्लेन भी हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन की मदद से हम बनाएं तो ये एक प्लेन होगा, कर्व नहीं होगा। तो यहां पर पार्टिकल जिस कंडीशन में होंगे इस एरिया के अंदर वो सारे सेम इन फेज होंगे। तो वेव फ्रंट क्या चीज है? ये एक कर्व या प्लेन एरिया होता है या एक लाइन होता है जिसमें मौजूद तमाम पार्टिकल सेम इन फेज होते हैं और वो सोर्स से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक, अगर हम इस लाइन की बात करते हैं, ये एक सोर्स है जो वेव को जनरेट कर रहा है, तो इसका जितना फासला है इस पार्टिकल का भी सोर्स से उतना फासला होगा, इस पार्टिकल का भी सोर्स से उतना फासला होगा। तो डेफिनेशन में इसी चीज को बोलते हैं कि ये सोर्स से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि ये वेव फ्रंट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, और फिर भी कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।